अब हम बात करने जा रहे हैं बेंजोइक एसिड की, कि बेंजोइक एसिड का ऑर्डर क्या होता है कि ऑर्थो, बेटा और पैरा की निस्बत से। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे लगा हुआ है NO2। हमारी इस एग्जांपल में NO2 क्या शो करता है, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट और नेगेटिव ही रेजोनेंस इफेक्ट शो करता है। और ऑर्थो पे इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा होता है। पैरा पे बात करें, पैरा पे इंडक्टिव इफेक्ट ऑर्थो की निस्बत कम होता है और मेटा की निस्बत ज़्यादा होता है। ठीक है, और नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट ये शो करता है। यहाँ पे नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट ऑर्थो की निस्बत कम हो गया। यहाँ पे रेजोनेंस इफेक्ट ऑपरेट नहीं करेगा। इसके ऊपर ना तो कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, ना ही कोई डोनेटिंग लगा है, तो इस हिसाब से ये कोई इफेक्ट शो नहीं कर रहा। तो अब इसका कंपैरिजन देखते हैं हम लोग। मैंने बताया था कि यहाँ पे COOH आया हो, यानी कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हो और बेंजीन के साथ साथ में कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लग जाए, तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे ऑर्थो इफेक्ट अप्लाई हो रहा है। जहाँ पे ऑर्थो इफेक्ट होगा वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमारे पास ये वाला हो गया। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि इसके पास क्या है, दो हमारे पास स्ट्रॉन्ग करने वाले फैक्टर्स हैं, नेगेटिव इंडक्टिव फैक्टर, नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट। यानी कि ये फिर दूसरे नंबर पे आ जाएगा, क्योंकि जितने ज़्यादा हमारे पास फैक्टर्स होंगे ना नेगेटिव, उतना ज़्यादा हमारा ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता जाएगा। अब इसके पास क्या सिर्फ एक ही फैक्टर मौजूद है स्ट्रॉन्ग करने वाला, तो ये तीसरे नंबर पर आ गया। इसके पास कोई भी फैक्टर नहीं है, ना स्ट्रॉन्ग करने वाला कोई फैक्टर है, ना इसे कोई वीक करने वाला फैक्टर है, तो ये सबसे एंड पे आएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट एग्जांपल पे। वो क्या, एसिडिटी ऑफ मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड्स। तो इनमें देखते हैं कि CH3 है, मिथाइल है ना, तो ये क्या पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट और पॉजिटिव ही रेजोनेंस इफेक्ट शो करता है। ठीक है, अब इसके अंदर देखिए, इसके कोई इफेक्ट नहीं शो हो रहा, ना तो कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ना ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है। इस पे देखें कि यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट करेगा, नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट मेटा पोजीशन पे ऑपरेट नहीं करता। ठीक है, अब पैरा पोजीशन पे देखते हैं कि पैरा पोजीशन पे पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट और पॉजिटिव ही रेजोनेंस इफेक्ट मिथाइल शो करेगा। ठीक है, तो अब इसका हम बाय कंपैरिजन देखते हैं कि कौन सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है। अब मैंने आपको पहले ही बताया था, जहाँ पे भी COOH लग जाए और साथ में कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग जाए, तो क्या होता है, वहाँ पे ऑर्थो ग्रुप लग जाता है। ऑर्थो इफेक्ट लगेगा, तो इसका क्या मतलब हुआ कि पहला जो है ना हमारा, ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। ठीक है, अब इसको कोई वीक करने वाला फैक्टर नहीं है, ना इसको कोई स्ट्रॉन्ग करने वाला फैक्टर है, तो इसके पास ये दूसरे नंबर पे आ गया। इसको एक वीक करने वाला फैक्टर, यानी कि जितने कम वीक करने वाले फैक्टर होंगे ना, उतना अच्छा एसिड होगा, और जितने ज़्यादा इसको वीक करने वाले फैक्टर्स बढ़ते जाएंगे ना, तो ये वीक हो जाएगा, सबसे वीक एसिड कहलाएगा। ठीक है, अब इसके पास एक वीक करने वाला फैक्टर तो तीसरे नंबर पे आ गया, ये चौथे नंबर पे आ गया। ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। वो क्या है, एसिडिटी ऑफ हेलो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड। इनमें क्या क्लोरीन है ना, क्लोरीन हमेशा क्या शो करती है, पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट और नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करती है। ठीक है, जितनी भी हैलोजेंस है ना, वो बस यही शो करती हैं। अब इनमें देखते हैं, मैंने बताया था COOH के साथ कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लग जाए, तो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाता है। ऑर्थो इफेक्ट लगेगा तो स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा ये। अब बात करते हैं मेटा की। मेटा पे क्या है, हमेशा इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट करता है, रेजोनेंस ऑपरेट नहीं करता, तो यहाँ पे हम रेजोनेंस की बात नहीं करेंगे। अब आ गया पैरा पोजीशन। पैरा पोजीशन पे क्या है, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट और पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट आएगा। ठीक है, अब इसके पास कोई भी ग्रुप नहीं लगा हुआ, तो ये नो इफेक्ट आ गया कि कोई भी इसके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या विड्रॉइंग कोई भी ग्रुप नहीं लगा हुआ। ठीक है, अब बाय कंपैरिजन इसको देखते हैं कि ये तो पहले नंबर पे आ गया, सीधा पता चल गया कि ऑर्थो इफेक्ट लग गया है, तो ये स्ट्रॉन्ग हो गया सबसे ज़्यादा। अब इनमें देखते हैं, इसमें क्या स्ट्रॉन्ग करने वाला एक फैक्टर मौजूद है, लेकिन इसमें वीक करने वाला फैक्टर भी है, तो इसको हम बाद में लिखेंगे। जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहा है वो होगा, दूसरे नंबर पे आ गया। अब ये देखें, इसमें स्ट्रॉन्ग करने वाला फैक्टर भी मौजूद है, वीक करने वाला फैक्टर भी मौजूद है, यानी कि ये वीक भी हो सकता है। तो इसमें जो होता है ना, क्लोरीन आ गया ना, जो मैंने बताया था, हैलोजेंस जितनी भी आएंगी उनमें नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट करता है।
ठीक है, ये आ गया तीसरे नंबर पे। अगर इस सीक्वेंस से भी हम देखें ना तो क्या होगा, इंडक्टिव फैक्ट जब डोमिनेट करेगा तो क्या इसमें सबसे कम नेगेटिव इंडक्टिव फैक्ट है, ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसमें उससे कम इंडक्टिव फैक्ट है तो ये उससे कम हो गया, इसमें सबसे ज़्यादा कम नेगेटिव इंडक्टिव फैक्ट है तो ये तीसरे नंबर पे आ गया, इस पर कोई भी फैक्टर अफेक्ट नहीं कर रहा इसे, तो ये चौथे नंबर पे आ गया। ठीक है, होप सो ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं एग्जाम्पल पे, वो है एसिडिटी ऑफ मिथोक्सी बेंजोइक एसिड। ठीक है, मिथोक्सी बेंजोइक एसिड यानी कि OCH3। OCH3 हमेशा पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट और नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है। इनके अंदर क्या होता है, पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट डोमिनेट कर जाता है एज़ कम्पेयर टू इंडक्टिव इफेक्ट। ये एक्सेप्शनल केसेस हैं जो मैंने शुरू में आपको बॉक्स बना के बताए थे कि इन में ये चीज़ें डोमिनेट करती हैं, वो आपने याद रखनी है। ठीक है, इसमें क्या पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट यानी कि रेजोनेंस इफेक्ट डोमिनेट कर रहा है। अब बात करते हैं पहले वाले की। इसके अंदर मैंने आपको बताया जहाँ पे COOH आ जाए बेंजोइक एसिड और साथ में कोई भी ऑर्थो यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इसके ऊपर कोई लगा हो तो क्या होगा, यहाँ पे ऑर्थो इफेक्ट लग जाएगा। तो क्या हुआ, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। इसमें क्या है, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट कम हो गया और मेटा पे क्या है, रेजोनेंस इफेक्ट अप्लाई नहीं होता, इसलिए एक फैक्टर हम यहाँ पे लिख रहे हैं। इसके ऊपर कोई भी फैक्टर नहीं है, ना इसे कोई स्ट्रॉन्ग कर रहा है ना इसे कोई वीक कर रहा है। नेक्स्ट हम चलते हैं पैरा पे। पैरा पे क्या है, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट है और पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट ऑपरेट हो रहा है। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं कि इसके पास स्ट्रॉन्ग करने वाला एक फैक्टर है, इसके पास कोई नहीं, इसके पास स्ट्रॉन्ग करने वाला भी है, वीक करने वाला भी है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इसके पास स्ट्रॉन्ग करने वाला एक फैक्टर मौजूद है तो क्या इसका क्या मतलब हुआ कि ये दूसरे नंबर पे आएगा। अब उसके बाद जितने ज़्यादा फैक्टर्स मतलब होंगे ना स्ट्रॉन्ग करने वाले, वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। अगर फैक्टर जो स्ट्रॉन्ग करने वाले कम है, साथ में वीक करने वाले भी लग गया, तो वो फिर अकॉर्डिंग देखा जाएगा कि कितने ज़्यादा फैक्टर्स हैं, तो अरेंज करके हम लिखते हैं उनको। अब ये देखें, इसके पास कोई फैक्टर नहीं, ना इसे स्ट्रॉन्ग करा ना वीक करा। अगर इसके पास वीक करने वाला फैक्टर होता तो वो बाद में जाता, स्ट्रॉन्ग करने वाला होता फैक्टर तो इससे भी पहले आ जाता। ठीक है, अब इसके पास एक स्ट्रॉन्ग करने वाला फैक्टर है, एक वीक करने वाला फैक्टर मौजूद है, यानी कि चौथे नंबर पे जाएगा। अब यहाँ पे बात याद रखने वाली क्या है कि जब बेंजोइक एसिड के साथ कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग जाए, जैसे कि NO2 हो गया, CN लग गया, CHO यानी एल्डिहाइड लग गया, कार्बोक्सिलिक ग्रुप लग गया, CF3 लग गया, यानी कि जितने भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं ना वो लग जाएँ तो क्या वो हमेशा बेंजोइक एसिड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। ठीक है, और अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लग गया यानी कि CH3 हो गया या फिर इस तरह के कोई भी हो गए, सल्फर CH3, ऑक्सीजन का लग गया CR3 हो गया, ये सारे क्या हैं, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करते हैं। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है सारे, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लग जाएंगे तो क्या होगा, बेंजोइक एसिड से ये हमेशा वीक हो जाएंगे। ये बात आपने हमेशा सारे में याद रखनी है, बेंजोइक एसिड में जब भी आपने याद रखना है। ठीक है, अब इसी को देख के हम आगे चलते हैं। सारी एग्जांपल्स आपने ऐसे ही सॉल्व करनी है। ये है एसिडिटी ऑफ हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। अब इसमें हम देखते हैं, इसमें है यहाँ से प्रोटॉन रिमूव करेंगे तो क्या COO नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है, ये ऑक्सीजन है, इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट कर लेनी है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट हो जाएगी इनमें तो ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। मैंने आपको बताया था अगर प्रोटॉन रिमूव होने के बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो हमेशा एसिड को स्ट्रॉन्ग करती है। तो इसे सीक्वेंस से क्या हुआ कि ये पहले नंबर पे आ जाएगा, तो ये पहले नंबर पे आ गया। अब इसमें देखते हैं OH क्या शो करता है। मैंने आपको शुरू में बताया था कि OH जो है ना वो पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट और नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है। इनमें क्या है, पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट है वो डोमिनेट कर जाता है एज कम्पेयर टू इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। अब मेटा पोजीशन है, मेटा पोजीशन पे क्या सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट आएगा, रेजोनेंस इफेक्ट इसके ऊपर ऑपरेट नहीं करता, तो सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट लिख लिया। अब इसके ऊपर कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ, ना कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है ना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि इस पर कोई इफेक्ट शो नहीं हो रहा। ओके, अब जाते हैं पैरा पे। पैरा पे क्या है कि यहाँ पे पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट और नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट दोनों शो हो रहे हैं।
ठीक है। अब इनमें हम कंपैरिजन से देखते हैं, ये तो पहले नंबर पे आ गया। अब इसके पास स्ट्रॉन्ग करने वाला सिर्फ एक फैक्टर मौजूद है, लेकिन इसको वीक कोई भी नहीं कर रहा, तो क्या ये दूसरे नंबर पे आ गया। अब इसके पास ना तो कोई स्ट्रॉन्ग करने वाला फैक्टर है, ना ही कोई वीक करने वाला फैक्टर है, तो ये तीसरे नंबर पे आ गया। इसके पास स्ट्रॉन्ग करने वाला फैक्टर है और वीक करने वाला फैक्टर भी मौजूद है, तो चौथे नंबर पे आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसको वीक भी कर रहा है कोई ऐसा, इसलिए ये चौथे नंबर पे आ गया। अगर थोड़ी बहुत भी आप लोगों को कहीं पे भी कन्फ्यूजन हो, तो आपने जो मैंने आपको शुरू में स्टार्ट में बताए हैं पॉइंट्स कुछ हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला, वो आपने याद रख लेना है। ये डोमिनेट करती है पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट इसमें। और अगर फिर भी आपको कहीं पे कन्फ्यूजन होती हो, तो क्या हमने देख लेनी होती है पीके वैल्यूज़। पीके वैल्यू जितनी ज़्यादा कम होगी ना, उतना ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ठीक है, ये बात भी आपने याद रखनी है। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। अब हम देखते हैं एसिडिटी ऑफ अमाइनो बेंजोइक एसिड। इसमें कोई फैक्टर नहीं लगा हुआ, तो ये कोई फैक्ट नहीं शोर कर रहा, यानी कि ना कोई नेगेटिव इंडक्टिव फैक्ट, ना कोई पॉजिटिव मेसोमेरिक फैक्ट या कुछ कोई भी रेजोनेंस फैक्ट ये शो नहीं कर रहा। उसके बाद चलते हैं हम इस पे ऑर्थो में मैंने आपको बताया था कि कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जिनके ऊपर जो है ना ऑर्थो इफेक्ट अप्लाई नहीं होता। वो मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया था कि NH2 जो होगा ना, इसके ऊपर ऑर्थो इफेक्ट अप्लाई नहीं करेगा, तो इसको हम दूसरे नंबर पे नहीं रख सकते या पहले नंबर पे, ठीक है, ऑर्थो इफेक्ट की वजह से, क्योंकि यहाँ पे लगता ही नहीं है ऑर्थो इफेक्ट। अब हम इसमें बात करते हैं कि इसमें NH2 है ना, वो क्या करता है, ये पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट भी शो करता है और नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट भी शो करता है। इसमें डोमिनेट करने वाली क्या चीज़ है, पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट। ये मैंने आपको स्टार्ट में ही बॉक्स बना के समझा दिया था कि किसमें क्या चीज़ डोमिनेट करेगी, और वो चीज़ आपने लाजमी याद रखनी है, फिर ही आप ये सारी एग्जाम्पल्स सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट भी आ रहा है, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट भी है। नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, ऑर्थो पे ज़्यादा होता है। अब देखते हैं मेटा पे क्या है, सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट अप्लाई होता है, रेजोनेंस इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। अब पैरा पे चलते हैं, पैरा पे क्या है, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट भी है, पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट भी मौजूद है हमारे पास, ठीक है। अब देखते हैं पहले नंबर पे, तो यही है कि क्योंकि इसको कोई भी फैक्टर जो है ना स्ट्रॉन्ग या वीक नहीं कर रहा, तो ये क्या पहले नंबर पे आ गया। फिर हम बात करते हैं इसको क्या स्ट्रॉन्ग भी कर रहा है, वीक भी कर रहा है, और इसमें देखा जाए तो क्या स्ट्रॉन्ग कर रहा है बस, तो क्या ये नेगेटिव इंडक्टिव फैक्टर शो करेगा, ठीक है। अब ये नहीं देखना, इसमें क्या होता है कि NH2 है ना, ये क्या रेजोनेंस इफेक्ट भी शो करता है, लेकिन क्या इतना ज़्यादा कम होता है कि हम इसे कंसीडर नहीं करते, ठीक है, इसलिए दूसरे नंबर पे है और ये पहले नंबर पे। इसके ऊपर तो वैसे कोई फैक्टर नहीं लगा हुआ, तो इसलिए पहले नंबर पे रखा है कि इसको कोई ना स्ट्रॉन्ग कर रहा है ना वीक कर रहा है, ठीक है। अब ये दूसरे नंबर पे आ गया। उसके बाद अब इन दोनों में देखते हैं ऑर्थो और पैरा में। ऑर्थो और पैरा मैंने आपको बताया था कि रेजोनेंस इफेक्ट हमेशा सेम होता है। अब रेजोनेंस इफेक्ट सेम होगा तो हम यहाँ पे कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे, तो क्या हम इंडक्टिव इफेक्ट देखेंगे। इंडक्टिव इफेक्ट क्या ऑर्थो पोजीशन पे ज़्यादा होता है, तो ये तीसरे नंबर पे आ जाएगा। अब इंडक्टिव इफेक्ट जो नेगेटिव है वो जितना ज़्यादा कम हो गया उतना कम स्टेबल है, उतना ज़्यादा कम अच्छा एसिड होगा, ठीक है, तो ये चौथे नंबर पे आ गया। ओके, सीक्वेंस हो गया हमारा ये क्लियर। अगर फिर भी आप लोग को कभी कन्फ्यूजन हो तो मैं पीके वैल्यू का भी आपको बार बार बता चुकी हूँ कि पीके वैल्यू से भी हम इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। पीके वैल्यूज़ जो बुक पे लिखी हुई हैं वही हम कंसीडर करते हैं, और जितनी ज़्यादा कम पीके वैल्यू की उतना ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं एसिडिटी ऑफ ऑर्थो हाइड्रोक्सी एंड ऑर्थो मिथोक्सी बेंजोइक एसिड। ऑर्थो इफेक्ट तो हमने पढ़ लिए थे कि दोनों में जिधर भी ऑर्थो पोजीशन पे कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट लग जाए वो क्या स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाता है। अब दोनों ही ऑर्थो पोजीशन पे हैं, दोनों ही ऑर्थो पोजीशन पे हुए तो क्या हुआ, दोनों में डिफरेंस कैसे करेंगे, दोनों ही स्ट्रॉन्ग है तो, क्योंकि दोनों डिफरेंट ग्रुप्स लगे हुए ना। OH क्या शो करता है, पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। OCH3 है, OCH3 भी पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है। तो इन दोनों में डिफरेंस किधर आया, कैसे हमें पता चलेगा कि स्ट्रॉन्ग है। हो गया ना थोड़ा डिफिकल्ट काम ये। चले हम इसको सोल्व करते हैं बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से, ठीक है। जब इस तरह कोई भी कंपैरिजन ना हो पा रहा हो ना, तो हम कंसीडर कर लेते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग को। हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखें, ये प्रोटॉन रिमूव हुआ तो और नेगेटिव है, इसने क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट कर ली, ठीक है।
हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब प्रोटॉन रिमूव होने के बाद होती है तो मैंने बताया था कि हमेशा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट ही नहीं हो सकती। ठीक है, तो यहाँ पे नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। रीजनिंग आपने साथ साथ याद रखनी है और लिखना होता है, जो रीजन हमने लिखनी होती है तो आपने याद रखना है ये। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ने इसको स्ट्रॉन्ग कर दिया, इस भी लिहाज से ये हुआ हमारे पास ज़्यादा स्ट्रॉन्ग OH। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट लास्ट एग्जाम्पल पे। वो क्या है, अब तो दोनों ही कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ गए। अब इनमें क्या देखा जाए, इनमें कैसे पता चलेगा कौन सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है। अब जो ऑर्थो पोजीशन पे है ना, यहाँ से प्रोटॉन रिमूव होगा तो ये क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट कर लेगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग यानी प्रोटॉन रिमूव होने के बाद हुई तो क्या वो एसिड को हमेशा स्ट्रॉन्ग करती है। ठीक है, ऑर्थो फैक्ट भी से आप कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग गया तो क्या ये हमेशा स्ट्रॉन्ग हो जाता है एसिड। और इसमें देखा जाए तो इसमें पैरा पोजीशन पे है, इन बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है जिसकी वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो सकती। तो क्या नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, नो स्टेरिक इफेक्ट। स्टेरिक इफेक्ट किधर लगता है, ऑर्थो पोजीशन पे हमेशा लगता है ना स्टेरिक इफेक्ट। ओके, इसके अंदर क्या है स्टेरिक इफेक्ट लगेगा। रीजनिंग आपने याद रखनी है। ठीक है, ऐसे ही हम लिख देंगे क्वेश्चन में। होप सो आपको समझ आ गया होगा। ये वाला ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये उससे कम हो गया। पीके वैल्यू से भी हम कंसीडर कर सकते हैं, जिसकी पीके वैल्यू कम होगी वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसकी ज़्यादा होगी पीके वैल्यू वो वीक हो जाता है। होप सो आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। और आप मैंने आपको जितने भी पॉइंट्स बताए थे ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग के हवाले से, ऑर्थो फैक्ट के हवाले से, स्टार्ट में बॉक्स बनाया था वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। नेगेटिव और स्ट्रॉन्ग फैक्टर्स कैसे हमें पता चलेगा, ये स्ट्रॉन्ग करते हैं वीक करते हैं, वो सारी चीज़ें आपने याद रखनी है और आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगी। ठीक है, साथ साथ की पॉइंट्स को आपने नोट कर लेना है और प्रैक्टिस करते रहना है इनकी। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।